उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कई मायनों में अहम होने जा रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ इस चुनाव में बीजेपी को बेदखल करने की तैयारी कर रही है, उसकी जोर आजमाइश भी हो रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी तमाम नाराज लोगों को एक तरह से मनाने की कोशिश में है। जाटों के साथ अमित शाह की दिल्ली में जो बैठक हुई वो उस नज़रिए से उसे हम देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जिसको लेकर हमेशा सियासत होती रही और जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान 80 और 20 के बीच की लड़ाई को ये दिखाता है कि इस सूबे में मुसलमान जो वोटर है, जो मतदाता है, वो दरअसल कितना अहम हो जाता है इस लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप क्या सोच रही है। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आए हैं, उसको लेकर भी तमाम सवालात हैं कि उत्तर प्रदेश की जो लीडरशिप है, उत्तर प्रदेश में जो अब तक सियासत करते चले आए मुस्लिम लीडर, वो ओवैसी को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा एजेंडा लेकर कई पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कासिम रसूल इलिया साहब हमारे साथ हैं। इलिया साहब, स्वागत है आपका सदा टाइम्स में। सवाल ये, जिसकी तमहीद मैंने अपने शुरू में कही, कि संविधान की दी हुई तमाम जो सुविधाएं हैं, जो संविधान ने हक और हुकूक दिए हैं, वो सब लोगों तक पहुंचे। ये शायद एक पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप सरकार में आते हैं तो वो तमाम चीज़ें लोगों तक पहुंचे। उत्तर प्रदेश का मौजूदा चुनाव किस लिहाज से देख रहे हैं? संविधान के दायरे में रहते हुए क्या पिछली सरकारों ने वो तमाम चीज़ें लोगों तक पहुंचाने में कोताही बरती है? क्योंकि सवाल इसलिए उठ रहा है कि अब जो एक गठबंधन जिसके साथ आप हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का गठबंधन, वो ये कह रहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने नीति और नियत दोनों में खोट बरती है। और एक बड़ा तबका उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान वोटर्स के लिहाज से अगर हम देखें, उसमें एक नाराज़गी भी है, एक बेचैनी भी है, एक डर का माहौल भी है। किस लिहाज से अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा चुनाव है ये कई लिहाज से अहम है। इस चुनाव में ये फैसला होना है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा या फासीवाद आएगा। इस चुनाव में ये फैसला होना होगा कि यहाँ पे यानी रूल ऑफ लॉ रहेगा या लॉलेसनेस रहेगी। इस चुनाव में ये फैसला होने वाला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले 5 साल के अंदर जो सरकार रही है, जिस तरह जबर का माहौल रहा, जिस तरह दबाव का माहौल रहा, जिस तरह खौफ का माहौल रहा, वो माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा। फिर उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी सवाल बहुत अहम है कि ये जो बुनियादी हुकूक पामाल हुए लोगों के, सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि हर तबके के पामाल हुए हैं, वो बहाल होंगे या नहीं होंगे। एक सवाल ये भी बहुत अहम है कि ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ होती रही हैं, उनकी उस्मत और उफ़्फ़त को जिस तरह पामाल किया गया, वो वापस लौटेगी हुर्मत या नहीं लौटेगी। इसी तरह आदिवासियों का मसला है, इसी तरह दलितों का मसला है, इसी तरह ख़ुद मुसलमानों का मसला है। तो ये चुनाव हमारे नज़दीक काफ़ी अहमियत का हामिल है। और अगर इस चुनाव में फिर वही तबके, वही पार्टियां बरसरदार आ जाती हैं जिन्होंने पाँच साल तक लोगों को बिल्कुल एक आतंक के माहौल में रखा है। आपने खुद देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो कोविड के मामले को जिस तरह मौजूदा हुकूमत ने ट्रीट किया है, जिस तरह से उसके साथ रवैया रहा है कि लाशें गंगा के तट पे बहती रहीं, दफनाने के लिए लोग तैयार नहीं हुए, ऑक्सीजन मुहैया नहीं की गई, और ऑक्सीजन के बाद किसी ने गुहार लगाई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई। CA-NRC मूवमेंट चली तो उनके लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी प्रॉपर्टियां कुर्क करने की कोशिश की गई। तो ये सब माहौल हमारे सामने है उत्तर प्रदेश का। और हमारा मानना ये है कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता के सामने काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगर खुदा न खास्ता उन्होंने इस बार चूक कर दी, गलती कर दी, तो फिर ये समझना कि सिर्फ ये उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है बुनियादी तौर पर ये आने वाली 2024 के चुनाव की नींव रखेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव कई लिहाज से अहम है और उसको उसी अंदाज में देखा जाना चाहिए। इलिया साहब, आपने CA-NRC के प्रोटेस्ट का जिक्र किया। तमाम जिस गठबंधन के साथ आप जा रहे हैं, इसका आप समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं और लगातार उठते रहे कि CA-NRC के प्रोटेस्ट के दौरान वो कहीं नहीं दिखाई दिए। दिल्ली से प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच जाती हैं रातों रात, तमाम उन लोगों के घर तक वो पहुंचती हैं जिन पर पुलिसिया जुल्म होता है, और पुलिस की तमाम रोक के बावजूद पैदल चलना हो, स्कूटी से जाना हो, वो पहुँचती हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में रहते हुए घर से नहीं निकलते हैं।
इसको किस तरह से जस्टिफाई आप करेंगे? क्योंकि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। अखिलेश यादव को लेकर एक मुसलमानों का एक बड़ा तबका ये सोचता है कि अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी सरकार आती है तो वो उनके भीतर एक तरह से सिक्योरिटी की जो एक फीलिंग है वो आने लगेगी। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि सीए एनआरसी का वक्त ऐसा था कि आपको निकल कर आना चाहिए था, आप नहीं थे। उसको किस तरह से देखते हैं? इसका आप काउंटर क्या करेंगे? देखिए, सीए एनआरसी मूवमेंट में सिर्फ अखिलेश यादव नहीं, सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, जितनी सेकुलर पार्टियां, सबसे हमें शिकायत है। उन्हें जिस तरह से इस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी, वो उन्होंने नहीं किया। आप प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ठीक है उन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के अंदर भी सीएनआरसी के अंदर लोगों के साथ परेशानियां हुई है, वो गिरफ्तार हुए, पूरे मुल्क में सीएनआरसी की तहरीक चली, कोई सेकुलर पार्टी उस मैदान में नहीं आई सामने। तो मसला सिर्फ अखिलेश यादव का नहीं है, बल्कि तमाम ही सेकुलर पार्टियां इस मामले में एक ही जगह खड़ी हुई है। तो उसके देखिए, उसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर में, लेकिन हमारा मानना ये कि सीए एनआरसी के मूवमेंट पे सेकुलर पार्टियों ने मुसलमानों को मायूस किया है। ठीक है, लेकिन आपके ही साथी हैं पर्सनल लॉ बोर्ड में, आपके साथी असदुद्दीन ओवैसी इस बात को कहते हैं, और जब कुछ दिनों पहले हमने एमआईएम के तमाम लोगों से बात की तो उनका कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब इस बिल को सदन के भीतर फाड़ा था तब यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जब जाती है और मुस्लिम लीडरशिप की बात करती है और ये कहती है कि मैं मुस्लिम क़यादत पैदा करने के लिए आया हूं, लिहाजा आप मुझे वोट दीजिए, वहीं एक अंदेशा इस बात का है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोटर खासतौर पर अगर माइल हो जाता है तो ये अखिलेश यादव के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में किस तरह से आप एमआईएम की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? क्योंकि तमाम लोग ये भी कह रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी से कि आप उन सीटों पे लड़िए जहां आप मजबूत हों, बाकी सीटों पर आपके चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी गठबंधन या एंटी बीजेपी जो गठबंधन जो मोर्चा है उसको नुकसान होगा। देखिए, बुनियादी तौर पे असल में मैं ये महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कौम परस्ती की बुनियाद पर कि मुसलमानों की एक पार्टी हो, ये अप्रोच मुनासिब नहीं है। देखिए, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी भी बाकी लोगों के लिए शायद पॉसिबल हो या ना हो, लेकिन मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुसलमानों को सबकी बात करनी चाहिए, सबकी सियासत करनी चाहिए, जितने दबे पिसे कुचले लोग हैं सबका मसीहा बन के खड़े होना चाहिए। अगर जैसे ही आप मुस्लिम कौम परस्ती की बुनियाद पर कोई पार्टी खड़ी करेंगे, उसका सीधा फ़ायदा जो है उन पार्टियों को पहुँचेगा जो हिंदू कौम परस्ती की बुनियाद पर सोसाइटी को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। आप जाइए, देखिए, बिहार का इलेक्शन हो या बंगाल का इलेक्शन हो, वहाँ भी ये मसला सामने था लोगों के, और बंगाल के मुसलमानों ने बहुत ही मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी का सबूत दिया। उन्होंने न सिर्फ ये कि मुसलमानों की यानी मुस्लिम लेड पॉलिटिकल पार्टीज़ की हिमायत नहीं की, बल्कि उन्होंने कांग्रेस और सीपीआई और सीपीएम की भी हिमायत नहीं की, और उन्होंने एक तरफा तौर पर बीजेपी टीएमसी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया, इसलिए कि उनके सामने ख़तरा ये था कि अगर बीजेपी इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर वो एनआरसी और सीए और ये सब मसले खड़े होंगे और उनकी तहफ़्फ़ुज़ का मसला खड़ा हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि अगर ऐसा नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी वहाँ पे दूसरी बड़ी पार्टी है इस वक्त में, तो अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी इक़्तिदार में आ जाती है। मेरा अंदाज़ा ये है कि उत्तर प्रदेश के अवाम भी बहुत अक्लमंदी का मुजाहरा करेंगे इंतखाबात के अंदर, और जो हमारे पास में फील्ड से रिपोर्ट आ रही है उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो इस बहकावे में नहीं आ रहे। मुस्लिम कौम और मुस्लिम कौम की नुमाइंदगी और मुस्लिम कौम की लीडरशिप, देखिए, हमारे सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़रका परस्त और फस्ताई ताकत इक़्तिदार में ना आने पाए। इस वक्त अगर आप वो सब बहस छेड़ेंगे कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है या मुसलमान की अपनी पार्टी होनी चाहिए और मुस्लिम लीडरशिप की पार्टी होनी चाहिए, ये सवालात इस वक्त के लिए मुनासिब नहीं है। इस वक्त तो एक ही एजेंडा होना चाहिए कि ऐसी ताकतें इक़्तिदार में आने ना पाए जो देश के लिए नुकसानदा है, जो तमाम इंसानों के लिए नुकसानदा है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए नुकसानदा है, वो पार्टी इक़्तिदार में ना आने पाए। और ये इसको इंश्योर करने के लिए हमें इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए। तो मेरा अंदाज़ा ये है कि इस वक्त में ये जो बातें कहीं उठाई जा रही हैं, किसी भी तरफ से उठाई जा रही हों कि भाई मुसलमानों की नुमाइंदगी कम हो रही है, मुसलमानों की बातें नहीं की जा रही है, मुस्लिम इशूज़ पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, देखिए, बीजेपी खुद चाहती है कि पूरा इलेक्शन पोलराइज हो जाए, हिंदू एक तरफ हो जाए, मुसलमान एक तरफ हो जाए। अगर 20 और 80 का जो इन्होंने यानी शोशा छोड़ा है, अगर आप बताइए कि अगर 20-21 की बुनियाद पर 20 और 80 की बुनियाद पर तकसीम हो जाती है माशरे की, तो क्या आपकी कोई नुमाइंदगी हो सकती है असेंबली में, पार्लियामेंट में? आप फिर वही अलग थलग हो जाएंगे।
तो ये जो कोशिश है कि मुसलमानों को सियासी मंझधार में भी और मुल्क के माहौल में भी अलग थलग कर दिया जाए मुल्क से, और पूरे हिंदुओं को मुत्तहद कर दिया जाए, ये किसी भी तरह से हमारे लिए यानी हमारे मुस्तकबिल के लिहाज से भी और मुल्क के लिहाज से भी मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल। मैं बहुत ज़्यादा अखिलेश यादव से जुड़े हुए तमाम या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए सवाल अगर आपसे पूछूं तो ज़्यादती भी हो जाएगी आपके साथ, क्योंकि आप उस संगठन का एक हिस्सा हैं, उस मोर्चे का एक हिस्सा हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करूं, किस तरह से आप एक्सपेंड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को, क्योंकि हमने देखा बंगाल भी आप अप्रोच किया आपने, वहाँ पे भी चुनाव लड़ा और काफ़ी वक्त से आप तमाम तरह के चीज़ों को लेकर एक्टिव रहते हैं, आपकी पार्टी भी एक्टिव रहती है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर। और हम जब दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली में किस तरह से आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या कुछ आगे के जो प्लान हैं वो हैं, क्योंकि पार्टी अगर अलग अलग स्टेट पे जाकर अपने आप को एक्सपेंड करती है तभी वो पार्टी सर्वाइव कर पाती है। एक जगह रुकने के बाद पार्टी शायद उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती या आइडियोलॉजी नहीं ग्रो कर पाती है। देखिए, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में एक बात मैं आपके ज़रिए से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ लोगों को। वेलफेयर पार्टी आम सियासी पार्टी की तरह की पार्टी नहीं है। वेलफेयर पार्टी ने बुनियादी तौर पे ये बात रखी थी कि हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। हमारी पार्टी में कम्युनल लोगों के लिए, फ़िरक़ापरस्त लोगों के लिए, करप्ट लोगों के लिए, अवसरवादी लोगों के लिए और क्रिमिनल लोगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम एक वेलफेयर स्टेट के नारे के साथ में आए हैं कि अगर हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, जिस मरहले में भी आएगी, जब भी आएगी, तो हम एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, एक फलाही रियासत कायम करेंगे मुल्क के अंदर। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से हम काम का आगाज़ करेंगे। चुनांचे आप देखिए 11 रियासतों में इस वक्त हमें, केरला में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, ये यहाँ पे हम लोगों ने और लोकल बॉडी के इलेक्शन में कामयाबी दर्ज कराना शुरू कर दिया है, और राजस्थान में भी और बंगाल में भी। तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने यही शुरुआत की है कि हम लोकल लेवल से अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं और हम तदरीजन ऊपर बढ़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी उस तरह की पार्टी नहीं है कि इलेक्शन के मौके पर मैदान में आए और पैसा खर्च करे और ये करे और किसी तरह पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे। ये हम काम नहीं करते। हम आवाम के मसाइल को उठाते हैं, आवाम की इशूज़ को उठाते हैं। देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि हम एहतजाजी सियासत के ज़रिए से, हम पॉलिसी इंटरवेंशन के ज़रिए से, हम हुकूमत की जो फलाही स्कीम है उसको आवाम तक पहुंचाने के ज़रिए से, और समाज के अंदर जो इश्यूज़ खड़े होते हैं उनको लेकर हम मैदान में रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि एक सियासी पार्टी के जो तकाज़े हैं वो पूरे किए जाएँ और हम हर एतबार से आवाम के बुनियादी सवालात को हल करने की कोशिश करें। पार्लियामेंट में हो पार्टी, असम्बली में हो पार्टी या मैदान में हो, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो समाज के जो बुनियादी सवालात हैं वो हल कराए जाएँ। हमने देखिए केरला के अंदर एक बड़ा इशू हमने हल कराया पिछले चंद सालों में, जबकि हमारी पार्टी के पास में न तो वहाँ कोई असेंबली की सीट है न पार्लियामेंट की सीट है, लेकिन हमने वहाँ पर तकरीबन कई हज़ार लोग ऐसे हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, मकान नहीं है, ज़मीन नहीं है। हम लोगों ने एक तहरीक चलाई कासरगोड से लेकर त्रिवेंद्रम तक के, और वो तहरीक का उन्वान ये था, लैंड फॉर लैंडलेस पीपल, बेज़मीन लोगों को ज़मीन दे सरकार। वो तहरीक इतनी कामयाब तहरीक हुई कि 3.5-4 लाख लोग उस तहरीक से जुड़े और हुकूमत पे एक दबाव बना, और बिलाखिर यूपीए की सरकार थी वहाँ पे उस ज़माने में, यूडीएफ की, उस सरकार ने 3 सेंट ज़मीन तमाम लोगों को देने का फैसला किया, कानून बात तय हो गई। उसके बाद जब सरकार की तरफ से उस पर डिलीवरी नहीं हुई तो फिर हमने उन लोगों को लिया के सरकारी ज़मीनों में बिठा दिया कि इनको आप ज़मीन दीजिए या अदरवाइज़ यहीं ये लोग अपना घर बनाएंगे। नतीजा ये हुआ कि फिर डीएम के सतह पे MOU साइन हुए और लोगों को ज़मीनें तकसीम करवाई गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बुनियादी सवालात लोगों के यानी घर, छत, मकान, कपड़ा, रोटी, रोज़गार, इन सवालात को लेकर हम मैदान में जूझते रहते हैं। तो हमारा कहना ये है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश में दूसरे रियासतों के मुकाबले में इस वक्त हमारी पोजीशन वहाँ थोड़ी कमज़ोर है। उसकी मुतादिद असबाब हैं, लेकिन बहरहाल हमने वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे काम का आगाज़ किया है। हमने कुछ इस डिस्ट्रिक्ट्स ईस्ट में और कुछ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मुंतखब किए हैं और वहाँ पे ये काम का आगाज़ कर दिया है। तो ये हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि चंद सालों के बाद में वहाँ एक बड़ी क़ुव्वत बन के वेलफेयर पार्टी उभरे। बिल्कुल, पार्टी को के लिहाज से आपने तमाम चीज़ें बताई। बिहार में एक अब इस वक्त इशू, मैं बात कर रहा हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सेंटर की, जिसकी फ़ंड को लेकर सोशल मीडिया, ट्विटर के ज़रिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दरअसल सरकार की नीयत क्या है, नीति क्या है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी अगर सत्ता में है तो फिर इस तरह का रवैया क्यों अपनाया जा रहा है? किस लिहाज से वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया इस इशू को देख रही है? क्योंकि एक बड़ा तबका बिहार का
इस चीज़ पर नज़र गड़ाए हुए है और ये सोच रहा है कि दरअसल अगर एजुकेशनली उसे आगे बढ़ना है और उसके इदारे हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर तो ये चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि हमने देखे हैं कई मसाइल इस तरह के हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में। जब माहौल बिगड़ता है तो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी आइडेंटिटी किसी एक मज़हब के साथ जुड़ी होती है, उनको बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। लिहाजा अगर कोई इंस्टीट्यूट अपने आप को बढ़ाता है, उसके सेंटर अलग अलग स्टेट पे खोले जाते हैं एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, उसके साथ इस तरह की का बर्ताव किस तरह से वेलफेयर ऑफ पार्टी ऑफ इंडिया इसको देख रही है? देखिए, किशनगंज का एएमयू सेंटर हो या मुर्शिदाबाद का एएमयू सेंटर हो, ये दोनों सेंटर्स को बहुत पहले से ही फंड्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जब से ये सरकार इक़्तिदार में आई है पिछले 7 साल से। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सरकार का नारा ये था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसे इस नारे को सिर्फ नारे की हद तक नहीं रखना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है इस सरकार के अंदर, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो फंड एलोकेशन होना चाहिए वो फंड एलोकेट भी हो और फंड डिलीवर भी हो जाए। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो ये अप्रोच सही नहीं है। सरकार जब इक़्तिदार में आती है, वो चाहे किसी नारे के तहत में आई हो, वो सबकी सरकार होती है, सबकी हुकूमत होती है। उस हुकूमत को किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है किशनगंज के एएमयू सेंटर के साथ में, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और इस नाइंसाफ़ी का जल्द से जल्द खात्मा होना चाहिए। सरकार को ये मैसेज नहीं देना चाहिए अपने तर्ज अमल से कि वो एक ख़ास तबके की बुनियादी सवालात को हल करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। तो हम इसको, अगर ये रवैया है तो हम इसको कंडेम करते हैं और हम इस सरकार से मुतालबा करते हैं कि वो कम से कम अपने उस नारे का पास व लिहाज रखे जो उसने शुरू में इंतखाब के मौके पर दिया था। इलियास साहब, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिस तरह से बात हो रही है कि 80 और 20 का जिसका जिक्र आपने भी किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के तमाम नेता इसकी कोशिश में तो लगे हुए हैं? क्योंकि जब वो अपराधी राज की बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राज में तो अपराधी थे और हमारे राज में तो अपराधी अब भागने लगे हैं, आजम खां का वो नाम लेते हैं, नाहिद हसन का वो नाम लेते हैं, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, ये तमाम नाम गिनवाकर वो दरअसल क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दूसरी पार्टियों में या किसी और तबके में क्या अपराधी नहीं हुए? क्या इन लोगों के ऊपर अपराधी का टैग लगाकर वो एक तरह से पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी की कोशिश बहरहाल यही होती है हर जगह कि वो समाज को 2 हिस्सों में बांट दे, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ बाकी सब लोग। ये जो घिनौनी हरकत है, ये सिर्फ इंतखाबात को मुतासर नहीं करती, बल्कि पूरे समाज के अंदर जो भाईचारा है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद है फ्रेटर्निटी, उस फ्रेटर्निटी के फैब्रिक को तोड़ देती है बुरी तरह से। एक बात तो ये है जिसको मैं आप सामने रखना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि ये जो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो मुसलमान ऐसे लोग थे, क्रिमिनल लोग, हमने उनको किनारे लगाया है, ये बात गलत कह रहे हैं ये, इसलिए कि इन्होंने जो बहुत बड़े माफिया जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, उसमें एक दुबे हैं जो कानपुर के थे, बहुत बड़े माफिया थे, उनको जिस तरह से विकास दुबे, उनका जिस तरह इनकाउंटर किया गया वो सबके सामने। दूसरी बात ये कि देखिए, माफिया को काउंटर लगाने की क्या ज़रूरत है? अब जब माफिया ही इक़्तिदार में आ जाए तो फिर किसी और माफिया की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताइए कि योगी साहब जब पावर में नहीं आए थे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे, उनके खिलाफ कितने मुकदमात थे? इक़्तिदार में आने के बाद सब मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। उन पर क्रिमिनल केसेस थे, उन पर बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके अंदर उनको अच्छी खासी सज़ा हो सकती थी। तो जब माफिया ही इक़्तिदार में आ जाए तो फिर किसी और माफिया की ज़रूरत क्या होती है? देखिए, बड़ा गुंडा जो होता है वो छोटे गुंडे को साफ कर देता है, ये बात साफ है। हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 साल में क्या होता रहा है। एक तरह का टेरर का माहौल था, एक तरह का खौफ का माहौल था, एक तरह जिस तरह से यानी लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई कानून के ज़रिए से जब आप वो सब काम करते हैं जो गैर कानूनी तरीके से किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी और क्रिमिनल्स की? जो छोटे क्रिमिनल थे वो साफ हो गए, लेकिन जो बड़े क्रिमिनल थे वो इक़्तिदार में आ गए। ठीक है, ये तमाम इश्यूज हैं और जिसको लेकर आपकी पार्टी काम कर रही है। आखिर में ये क्या कहना चाहेंगे आप मुस्लिम यूथ को ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वक्त एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक तबका हवा दे रहा है, दूसरा तबका उसके सहारे हुकूमत में आने की कोशिश कर रहा है। कोई मुस्लिम यूथ को अगर वो जो एजुकेटेड है उसको तमाम तरह से उसको एक तरह से फंसाने की कोशिश हो रही है, अगर कोई आवाज़ उठाता है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश होती है। क्या सोचे
जो मुस्लिम यूथ है वो किस सोच के साथ आगे निकले। वो देख रहा है कि अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वहाँ तमाम जद्दोजहद है, नौकरी मिल गई तो उसके बाद एक अलग तरह की जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल तमाम लोग करते हैं उसके इतर उसकी जो आइडेंटिटी है उसको लेकर भी उसे स्ट्रगल करनी पड़ रही है। और ये सच्चाई है। अगर किसी एक तबके के साथ इस तरह का बर्ताव एक मुल्क में हो जहाँ पर संविधान का राज हो, जो एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर जाना जाता हो, ऐसे स्टेट में, ऐसे देश में इस वक्त मुस्लिम यूथ दरअसल सोचे तो सोचे क्या और पॉलिटिकली उसको क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मुस्लिम यूथ है वो खासा मैच्योर्ड है, और उसकी मिसाल ये है कि अभी आपने देखा होगा पिछले 2 साल कबल हमारे मुल्क में CAA एंटी-CAA तहरीक चली। ये पूरी तहरीक जो थी वो नौजवानों ने चलाई थी इस मुल्क के अंदर, और जिस अक्लमंदी का मुजाहरा उन्होंने किया था कि पूरी तहरीक नॉन कम्युनल थी, पूरी तहरीक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में थी, पूरी तहरीक में ने इस अंदाज में काम किया था कि वो एक मास मूवमेंट बन गई थी, और पूरी तहरीक के पीछे कोई इस्टेब्लिश तंजीमें नहीं थी जो हमारे दरमियान काम कर रही है। तो इससे उनकी मैच्योरिटी का मुजाहरा होता है, कितने मैच्योर तरीके से उन्होंने चलाई, कितने बात उनको प्रोवोक करने की कोशिश की गई, कितने उनके खिलाफ काम कोशिशें हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो जुर्रत के साथ में अपने मौके पर डटे रहे। नतीजा ये हुआ कि फिर सिविल सोसाइटी लोग साथ में आए, फिर सिख साथ में आए, फिर ईसाई साथ में आए, तो एक मास मूवमेंट के अंदर वो कन्वर्ट हुई थी। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि देखिए, मुस्लिम, ये बात जो कही जाती है कि मुस्लिम लड़कों में मायूसी है और वो खौफ का शिकार है, मैं इसको नहीं मानता। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की अब नौजवान नस्ल, मौजूदा नौजवान नस्ल जो है वो बहुत बेखौफ है, बहुत बहादुर है, बहुत यानी जुर्रत के साथ में वो हालात का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। जो लोग CAA NRC के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं ताकि उनके हौसलों को पस्त किया जाए, उन सब से मेरी मुलाकातें हैं, जो जेल के अंदर भी है और जो जेल से बाहर भी, उनके भी हौसले पस्त नहीं हुए हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुसलमान खौफज़दा है या मुस्लिम नौजवान खौफज़दा है। अलबत्ता ये जो बात आप कहते हैं, ये जो सवालात उनके दिल में पैदा किए जा रहे हैं कि उनके साथ इस तरह का इम्तियाज़ सलूक किया जा रहा है, और उसका हल जो है वो मुस्लिम क़ियादत है या मुस्लिम क़ियादत वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, या ये कि मुस्लिम आइडेंटिटी वाली पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये अप्रोच सही नहीं है। देखिए, मुस्लिम आइडेंटिटी के साथ जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और मुस्लिम कौम के बुनियाद पर लोगों को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे, उसका सीधा फ़ायदा जो है वो हिंदू कौम परस्तों को होगा, और वो यही चाहते हैं। ये जो 20 और 80 वाला फार्मूला है वो दरअसल इसी काम के लिए है कि मुसलमान 20% लेके अलग हो जाएं, बाकी 80% को हम उसके बुनियाद पर पोलराइज कर लें। तो ये आप देख रहे हैं, ये 2014 से शुरू हुआ था और हर इलेक्शन में इसका सहारा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस वक्त में यही हो रहा है। मुसलमानों को बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, होश और हवास के साथ में अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वो इन जज्बाती नारों में जो उनको बहकाने के लिए दिए जा रहे हैं उसमें उनको मुलविस नहीं होना चाहिए। अगर वो 10-5 सीटें अगर इस बुनियाद पे भेज भी देते हैं आपकी असम्बली में और पार्लियामेंट में, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि हिंदू कॉम्प्रस ताकतें इक़्तिदार में आ जाएंगी, वो फस्ताई और फ़िक़्रापरस्त ताकतें इक़्तिदार में आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा? 2-4-5 आपकी सीटें होंगी, बाकी सब वो लोग होंगे। तो अगर हम उनको बेदखल करना चाहते हैं तो हमें कम से कम इस मरहले पे ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सेकुलर फोर्सेस हैं उनके साथ खड़े हों। वक्ती तौर पे आपको अगर इसका भी यानी कंप्रोमाइज़ करना पड़े कि आपके लोग कम जाएं असेंबली में, पार्लियामेंट में, तो वो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। असल मसला सिर्फ ये है कि ये पार्टी जो मौजूदा जो पार्टी है, जो फ़िरक़ापरस्त पार्टी है, फस्ताई पार्टी है, ये पार्टी इक़्तिदार में ना आने पाए, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का मुज़ाहरा करना चाहिए। देखिए, सब्र और इस्तक़ामत के साथ में अगर हमने अपने वोटों का इस्तेमाल किया, अपने यानी सोच का मुज़ाहरा किया, तो मुझे मुस्तक़बिल बहुत खुशाइंद नज़र आता है। बहुत शुक्रिया इलियास साहब सदा टाइम्स के साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ कासिम रसूल इलियास साहब, और इनका साफ तौर पर कहना कि उत्तर प्रदेश का चुनाव खासा अहम होने जा रहा है हर लिहाज से, और बेहद समझदारी के साथ ख़ासतौर पर मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम यूथ इस बार वोट करने जा रहे हैं, और बदलाव की बयार आ रही है उत्तर प्रदेश में, ये मानना है डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब का। तो सदा टाइम्स लगातार तमाम शख्सियात के साथ बातचीत आपके सामने लाता रहेगा। आप सदा टाइम्स को फॉलो कीजिए यूट्यूब पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये तमाम बेहतरीन बातें और तमाम इंटरव्यूज़ आप तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। सदा टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली।